बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया था थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हमने सीखा सबसे पहले। उसके बाद हमने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को सीखा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या थे? ऐसे रिएक्शंस जिन्हें स्टार्ट करने के लिए या स्टार्ट होने के लिए या प्रोसीड होने के लिए किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस की, यानी कि किसी एड की, किसी एनर्जी की, कैटालिस्ट की, टेम्परेचर की, प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद होंगे। और ये रिएक्शंस मूव करते हैं फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस तरह के रिएक्शंस को हमने नाम दिया था स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने इनके करैक्टरिस्टिक्स सीखे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, रियल हैं, इसी तरह यूनिडायरेक्शनल है, इरिवर्सिबल है। हमने इनकी एग्जांपल्स सीखी जिसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जांपल आपने देखी थी। इसी तरह साथ ही साथ कॉपर सल्फेट और जिंक वाली एग्जांपल देखी थी जिसमें कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर जो है वो डीकलराइज हो जाएगा। इसी तरह बेटे वाटरफॉल की एग्जांपल जो सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल थी, मैंने कहा था एजिंग भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जैसे जैसे हम टाइम पास होता है हमारी एज जो है वो गुजरती जाती है। इसके बाद हमने कहा एक और तरह के रिएक्शन, उन्हें भी आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का नाम दे सकते हैं। और ये रिएक्शंस कौन से थे? जिन्हें स्टार्ट होने के लिए जस्ट एक स्पार्क चाहिए, एनर्जी चाहिए। एक बार अगर आपने इन रिएक्शंस को स्टार्ट कर दिया तो ये रिएक्शंस खुद ब खुद आगे प्रोसीड करते जाएंगे। इनके एग्जाम्पल में मैंने आपसे कहा था बर्निंग ऑफ कोल। अगर आप एक बार किसी भी फ्यूल को बर्न कर दें, स्पार्क दे दें, अब फ्यूल तब तक बर्न होता रहेगा जब तक कि फ्यूल मौजूद है। इसी तरह बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर आप मोमबत्ती को एक बार जो है वो बर्न कर दें उसके टिप से, तो ये रिएक्शन फिर चलता रहेगा अनलेस के सारी की सारी जो वैक्स है वो बर्न नहीं हो जाए। इसके बाद बेटे हमने नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को डिस्कस किया। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मैंने आपसे कहा था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का इन्वर्स है ये, ठीक है। आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डेफिनेशन को रिवर्स करते जाएंगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की डेफिनेशन बन जाएगी। इनके करैक्टरिस्टिक्स भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के इन्वर्स हैं, ठीक है। एग्जांपल्स हमने देखी, मैंने एग्जांपल्स आपसे खुद से करने के लिए कहा था। इसी तरह फिर हमने एक थर्ड एग्जांपल देखी थी कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और NO गैस मौजूद है। अब NO गैस कब बनती है? जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे। लेकिन आम हालात में तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होती है। तो एटमॉस्फेयर में फिर NO गैस कैसे मौजूद है जबकि हम तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाने के लिए एनर्जी नहीं दे रहे? तो एटमॉस्फेयर में जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वोल्ट्स जो हैं वो एनर्जी के होते हैं। तो अब वहाँ से जो एनर्जी है इस्तेमाल की जाती है। N2 और O2 मिलते हैं और मिलने के बाद ये NO गैस बनाते हैं। इसका मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी देनी पड़ी, तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। स्टूडेंट्स, ये सारा डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि मोस्टली जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं ये एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थे जो आपके पास एंडोथर्मिक थे। फॉर एग्जांपल एवेपोरेशन थी, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। इसी तरह नेक्स्ट हमने एग्जांपल देखी थी HCl वाली, वाटर का लिक्विड से जो है वो वेपर्स में जाना, ठीक है। इसी तरह NH4Cl की हमने आयनाइजेशन देखी वाटर में, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हम एक माइंड सेटअप बना के बैठे होते हैं कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ये ज़रूर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक होंगे, बहुत सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंडोथर्मिक भी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सो और एंडो में डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस वाला पैरामीटर काफ़ी नहीं है। बिल्कुल हाँ, ये पैरामीटर काफ़ी नहीं है। हम गिब्स फ्री एनर्जी से जो है वो डिटरमिन करते हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव वैल्यू के साथ होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव वैल्यू के साथ होगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमने इसे थॉरोली डिस्कस नहीं किया था। आइए स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन। तो स्टूडेंट्स हम वन बाय वन देखेंगे इन तीनों टॉपिक्स को। बड़े इजी जो है ये टॉपिक्स हैं, इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशन है,
तो आप साथ साथ रहेंगे, चीज़ें इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होंगी हमारे लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी सिस्टम को। डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम को सीखने के लिए या सिस्टम क्या है इसका कॉन्सेप्ट देखने के लिए हम कुछ फिज़िकल एग्जांपल्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं क्लासरूम में आप स्टूडेंट्स के साथ बिज़ी हूँ इन डिलीवरिंग अ लेक्चर, तो इट मीन्स कि मेरा सारे का सारा फोकस आप लोगों पे है। बाहर क्या हो रहा है, क्लासरूम के बाहर रोड पे क्या है, कॉरिडोर में, प्रिंसिपल ऑफिस में कौन लोग हैं कौन नहीं, मेरा उनके साथ कोई कंसर्न नहीं। तो जहाँ तक मेरा फोकस है या जितनी बॉडीज़ पे मेरा फोकस है, ये तमाम बॉडीज़ जो हैं वो मेरा सिस्टम है, और जिन्हें मैं फोकस नहीं कर रहा यानी कि अदर देन माय सिस्टम, जितनी भी बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी क्या हैं, सराउंडिंग्स हैं। इसी तरह अगर आप बायोलॉजी लैब में हैं और आप किसी जो है वो बड़ी माइक्रो बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप माइक्रोस्कोप की मदद से एक माइक्रो बॉडी को देख रहे हैं, तो सारे का सारा फोकस आपका उस माइक्रो बॉडी पे है। तो इट मीन्स कि वो बॉडी आपका सिस्टम है। बाहर आपके रूम में एयर है, बहुत सारी मटेरियल मौजूद है, वो तमाम की तमाम चीज़ें सराउंडिंग्स हैं, मतलब वो चीज़ें जहाँ जो हमारे स्टडी का हिस्सा हैं वो, या जहाँ पर हमारा फोकस है वो सिस्टम है, और सिस्टम के अलावा बाकी तमाम चीज़ें क्या हैं, सराउंडिंग्स हैं। आइए स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। सिस्टम क्या है, वो कहते हैं जी कि एनीथिंग अंडर लेबोरेटरी टेस्ट और इन क्लासरूम फॉर पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड, या इसे आप इस तरह भी लिख लें, और एनीथिंग अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। या बेटे सिस्टम को हम कुछ इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि पोर्शन ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी लिख लें, कंसिडरेशन लिख लें, आपकी मर्जी है, मैं कंसिडरेशन भी लिख देता हूं साहब, is called system। जी बेटा जरा इस डेफिनेशन को आप देखेंगे, मैंने कहा जी कि एनीथिंग अंडर लेबोरेटरी टेस्ट, यानी कि डिफरेंट तरीके से सिस्टम को डिफाइन किया गया। क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज़ ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, पहली डेफिनेशन में उन्होंने कहा जी कि एनीथिंग अंडर लेबोरेटरी टेस्ट, यानी कि हम लैब में हैं और हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारा सारे का सारा फोकस उस केमिकल रिएक्शन पे होगा। फॉर एग्जांपल, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कॉपर सल्फेट है CuSO4, अगर आप क्या करें इसमें जिंक ऐड कर दें तो क्या होगा कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा। तो मैं लिखूंगा जी ZnSO4 एक्वस, और साथ में कॉपर मिलेगा आपको इन सॉलिड फॉर्म। जो रिएक्शन है इसमें होगा क्या कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर डीकलराइज हो जाएगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो आप लैब में सिर्फ
इस रिएक्शन पे फोकस कर रहे थे। फॉर एग्जांपल ये वो फ्लास्क थी जिसमें आप इस रिएक्शन पे फोकस कर रहे थे। लेट्स सपोज ये रिएक्शन मिक्सचर था, तो ये जो रिएक्शन मिक्सचर था जिसे मैंने फेड कर दिया, ये हमारा क्या था, सिस्टम था। ठीक है, ज़रा डेफिनेशन को दोबारा देखेंगे। एनीथिंग अंडर लैब टेस्ट इन फ्लास्क, या नेक्स्ट वो कहते हैं जी और इन क्लासरूम फॉर पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जांपल मैं क्लासरूम में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ जी, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ ऑन बोर्ड, तो तमाम बच्चों का फोकस बोर्ड पे है या मुझ पे है, तो इट मीन्स कि मैं और बोर्ड मिल के पूरी क्लास का क्या है, सिस्टम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि वाइट बोर्ड इन क्लासरूम, कि क्लासरूम में जो वाइट बोर्ड है वो भी सिस्टम की ही एग्जांपल में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर वो कहते हैं जी कि और एनीथिंग अंडर स्टडी, या कोई भी दूसरी चीज़ फॉर पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, या एनीथिंग अंडर स्टडी, या किसी भी आप मैटर को अगर स्टडी कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। इसकी एग्जांपल फर्दर आप एनीथिंग अंडर स्टडी के लिए भी लिखना चाहें, आप लिख सकते हैं क्या जी, कि ऑक्सीजन इन अ सिलेंडर, कि किसी सिलेंडर में मौजूद ऑक्सीजन भी क्या है, सिस्टम है। फर्दर अगर आप एग्जांपल बताना चाहें तो अगर आप लिख सकते हैं जी कप ऑफ वाटर, कि अगर आप वाटर के साथ कोई रिएक्शन करना चाह रहे हैं तो उस वक्त वाटर हमारा क्या है, सिस्टम है। नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, आप लिखते जाएंगे, एग्जांपल्स जो हैं वो बनते जाएंगे। अब बेटे सिस्टम भी 2-3 तरह का होता है, मैं यहाँ पे साथ साथ ज़रा लिखता जाऊँ कि सिस्टम की क्लासेस अगर हम लिखना चाहें तो ओपन सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ज़रा बेटे साथ साथ इसको देखते जाइएगा। सिस्टम की अगर टाइप्स आप बताना चाहें, मैं ज़रा इसे फेड कर देता हूँ ताकि विजिबल हो जाए आपके लिए। तो बेटे 2-3 तरह का सिस्टम होता है। सबसे पहले आप बताएंगे जी ओपन सिस्टम, ठीक है। इसी तरह क्लोज सिस्टम भी होता है जी, और फर्दर अगर आप बताना चाहें तो आइसोलेटेड सिस्टम भी होता है। चूँकि हम केमिस्ट्री क्लास में हैं तो हम जो है वो केमिस्ट्री टर्म में ही एग्जांपल्स को देखेंगे। ओपन सिस्टम क्या है, वो कहते हैं जी कि फ़र्ज़ करें आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं इन अ फ्लास्क, तो अगर आपने क्या किया, उस फ्लास्क का फेस ओपन रहने दिया, यहाँ पर कोई रिएक्टिंग मिक्सचर मौजूद है, फ्लास्क का फेस ओपन है, एयर आ रही है और डायरेक्टली जो है वो इन कांटेक्ट है विद सिस्टम, तो ये आपके पास ओपन सिस्टम है। इसी तरह अगर आप क्लोज सिस्टम के बारे में बताना चाहें तो क्लोज सिस्टम क्या है, सेम आपने डायग्राम बनाई, अगर आप क्या करें, इस फ्लास्क का फेस अगर आप इनक्लोज कर देते हैं तो ये बेटे आपके पास क्लोज सिस्टम है। अब बाहर से एयर या लाइट वगैरह सिस्टम के साथ कांटेक्ट में नहीं आ सकते। थर्ड जो हमने टाइप डिस्कस की दैट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम, और इससे मैं इस तरह बनाऊंगा कि फ़र्ज़ करें कि ये कोई सिलेंड्रिकल आपके पास स्पोर्ट है जिसमें कोई रिएक्टिंग मटेरियल मौजूद है। आपने क्या किया, आपने इस स्पोर्ट को एक आइसोलेशन या इंसुलेशन मटेरियल में कवर कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये जितना भी मटेरियल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ये इंसुलेटर है, मतलब लाइट या हीट जो है वो सिस्टम तक नहीं आ सकते। अब तो ये आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे ये क्या है, सिस्टम है आपका, यहाँ पे ये क्या है, सिस्टम है, और इसी तरह ये जो मौजूद है आपके पास इस वक्त ये भी क्या है, सिस्टम है जी।
तो ओपन सिस्टम तो इजी है, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम में डिफरेंस क्या है? अगर आप देखें तो क्लोज सिस्टम को इन्वायरमेंट की जो हीट है या सराउंडिंग की जो टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब कर सकता है, टेम्परेचर बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि अलग थलग सिस्टम, इसे ना तो सराउंडिंग का टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। तो दीज आर वेरी इजी टाइप ऑफ सिस्टम। अब बेटे अभी तक हमने डिस्कस किया कि सिस्टम क्या है। अब नेक्स्ट हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, सराउंडिंग की डेफिनेशन की तरफ। तो स्टूडेंट साथ साथ रहेंगे, आप लोग ज़रा नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास सराउंडिंग, कि सराउंडिंग्स क्या हैं। अब बेटे जिस बॉडी पे आप फोकस कर रहे हैं, जो बॉडी अंडर आर्ग्यूमेंट है या जो बॉडी अंडर कंसिडरेशन है, अंडर स्टडी है, अंडर लैब टेस्ट है, ये बॉडी सिस्टम है। और इस बॉडी के अलावा जितनी भी बॉडीज़ हैं वो तमाम की तमाम बॉडीज़ क्या हैं? सराउंडिंग है। तो इसको हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, portion of universe other than system is called surroundings। कि यूनिवर्स का वो हिस्सा जो सिस्टम नहीं है, मैं यहाँ पे लिखूंगा जी अदर देन सिस्टम, यानी कि यूनिवर्स का वो हिस्सा जो सिस्टम नहीं है वो क्या है? सराउंडिंग है। अब इसकी एग्जांपल्स आप इजीली बता सकते हैं, तो इसकी एग्जांपल्स में हम लिखेंगे जी बेटा इसकी एग्जांपल्स में हमने ये जो एग्जांपल्स लिखी, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट और कॉपर और जिंक का मिक्सचर है इस फ्लास्क में। तो इस फ्लास्क सिस्टम के बाहर जो फ्लास्क है या फ्लास्क के बाहर जो एयर है वो तमाम के तमाम सारे क्या हैं? सराउंडिंग्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इन रिएक्शन ऑफ copper sulfate and zinc, flask and air surrounding flask ये क्या हैं? सराउंडिंग्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? सराउंडिंग्स हैं। इसी तरह हमने कप ऑफ वाटर की बात की थी, तो इसमें कप क्या है? सराउंडिंग्स हैं। वाटर हमारे अंडर डिस्कशन है, तो ये सिस्टम है। कप के बाहर एयर है, फैन है, टेबल है, चेयर है, जो भी है ये तमाम की तमाम चीज़ें सराउंडिंग हैं। यानी कि वाटर के अलावा पूरी यूनिवर्स हमारी क्या है? सराउंडिंग है। तो बेटा इसकी एग्जांपल्स आपने फर्दर खुद से आगे कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये 3 एग्जांपल कम से कम आप इसके लिखेंगे सराउंडिंग्स की। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ जाएगी दैट इज़ अबाउट बाउंड्री लाइन, या सिंपल आप इसे बाउंड्री भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे बेटे, मैं ब्लू से ही डेफिनेशन लिखूंगा। बाउंड्री है जी नेक्स्ट। जी बाउंड्री क्या है? अब हमने सिस्टम को डिस्कस किया। सिस्टम क्या है? जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं दैट मटीरियल इज कॉल्ड सिस्टम। और सिस्टम के अलावा बाकी जितना भी यूनिवर्स का पोर्शन है वो क्या है? सराउंडिंग है। अब सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो लाइन है इसे आप बाउंड्री लाइन कहते हैं। ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। तो आइए स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। तो कहते हैं जी कि अ रियल और इमेजिनरी लाइन a real or imaginary line which separate system from surrounding
which separate system from surroundings. ये लाइन हमारे पास क्या कहलाएगी? कॉल्ड बाउंड्री। आप इसे सिंपल बाउंड्री भी कह सकते हैं या बाउंड्री लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब रियल और इमेजिनरी से क्या मुराद है ज़रा इसे भी देख लेते हैं। सम टाइम बाउंड्री इज़ रियल, हमने किसी सिस्टम को किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, किसी सेल वॉल के थ्रू अगर सेपरेट किया हो तो ये मेम्ब्रेन या सेल वॉल आप इन्हें रियल जो है वो बाउंड्री कंसिडर कर सकते हैं। सम टाइम हमारे सिस्टम में फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई फ्लास्क है, ठीक है, और यहाँ पे कोई रिएक्टिंग मिक्सचर है जो कि हमारा सेंटर ऑफ स्टडी है। लेट्स सपोज कि यहाँ तक इस फ्लास्क में कोई लिक्विड या कोई मिक्सचर जो है वो मौजूद है, तो ये सारे का सारा हमारा क्या है? सराउंडिंग्स हैं। ये सारी क्या हैं? सराउंडिंग्स हैं। और सॉरी, ये सिस्टम है जो कि फ्लास्क में मौजूद है, इट इज़ सिस्टम। और बाहर जो एयर है जो कि यहाँ तक मौजूद है, ये सारी क्या हैं? सराउंडिंग्स हैं। तो मैंने इसको सराउंडिंग लिख दिया। अब सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली यहाँ पे कोई भी जो वो है वो बाउंड्री लाइन मौजूद नहीं है, तो हम खुद से इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं और हम कहते हैं जी कि ये जो इमेजिनरी लाइन है ये क्या है? बाउंड्री है। इसके अलावा बेटे अगर आप कोई रिएक्शन देखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पेस अवेलेबल नहीं है, ज़रा फोकस कीजिएगा। लेट्स सपोज ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और इनके रिएक्शन से क्या बन रहा है जी? सी बन रहा है। फ़र्ज़ करें कि ये वो बर्तन है जिसमें आप इस रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हैं, तो ये सारे का सारा आपके पास क्या है? सिस्टम है, और इसके बाहर क्या है? सराउंडिंग है। और ये लाइन जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, इस लाइन को आप क्या नाम देंगे? बाउंड्री का नाम देंगे जी। मुझे उम्मीद है कि सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री की डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टेट फंक्शन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने स्टेट फंक्शन को डिस्कस करना है। तो हमारी जो मेन हेडिंग है दैट इज़ स्टेट फंक्शन। लेकिन स्टेट फंक्शन को सीखने से पहले हमें सिस्टम की स्टेट को डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले तो हम मेन हेडिंग लिखेंगे, स्टेट फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, स्टेट फंक्शन हम स्टेट के लिहाज से डिफाइन करते हैं, तो इट मीन्स कि सबसे पहले हमें स्टेट ऑफ अ सिस्टम जो है वो डिस्कस करना होगा। तो मैं डेफिनेशन लिखूंगा जी कि सबसे पहले स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है। तो वो कहते हैं जी कि डिस्क्रिप्टिव कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ अ सिस्टम। इसका मतलब क्या है मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी बात करूंगा। डिस्क्रिप्टिव कंडीशन ऑफ अ सिस्टम is called state of a system। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई सिलेंडर है जिसमें कुछ गैस मौजूद है, और इस गैस के ऊपर जो प्रेशर है लेट्स से दैट इज़ 1 atm। गैस का जो वॉल्यूम है वो 1 dm³। तो मैं लिख सकता हूँ कि प्रेशर इक्वल टू 1 atm, वॉल्यूम इक्वल टू 1 dm³, और इसी तरह टेम्परेचर लेट्स से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दीज आर दी स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। अगर हम किसी सिस्टम की ये कंडीशंस बता दें कि प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, वॉल्यूम इतना है, तो तकरीबन हम किसी सिस्टम की स्टेट को थॉरोली डिफाइन कर देते हैं। अब स्टेट बेटे दो तरह की होती है, एक इनिशियल स्टेट होती है और एक फाइनल स्टेट होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी स्टेट, और इसको हम दो तरह की क्लासेस में क्लासीफाई कर देंगे।
एक बेटे ये इनिशियल स्टेट होगी और एक फाइनल स्टेट होगी। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट के लिए लिखेंगे हम कि इनिशियल स्टेट क्या है, और इसी तरह फिर हम फाइनल स्टेट के बारे में भी बताएंगे। इनिशियल स्टेट क्या है, वो कहते हैं जी कि स्टेट ऑफ सिस्टम बिफोर प्रोसेस या बिफोर रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी स्टेट बिफोर प्रोसेस या रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं। और फाइनल स्टेट क्या है, ये कंडीशन या स्टेट जो भी आप लिखना चाहें, मैंने दोनों वर्ड यूज़ इसलिए किए ताकि दोनों आप लिख सकते हैं, आफ्टर प्रोसेस या आफ्टर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यही सिलेंडर वाली एग्जांपल आप ले लें। आपने कहा जी कोई गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम जो है 1 dm³ है, मैं इसे V1 कह देता हूँ। इस पे जो इनिशियल प्रेशर है दैट इज़ P1 और इसका जो टेम्परेचर है दैट इज़ T1। आपने कोई रिएक्शन करवाया और उस रिएक्शन के रिज़ल्ट में लेट से कि जो कंडीशंस थी वो चेंज हो गई। फ़र्ज़ करें कि प्रेशर चेंज नहीं हुआ, प्रेशर उतना ही है 1 atm ही है, वॉल्यूम 1 dm³ ही है, लेकिन जो सिस्टम का टेम्परेचर था दैट इज़ चेंज्ड। तो मैं लिखूंगा जी कि P2 = 1, V2 = 1 और T2 = फ़र्ज़ करें 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ये प्रोसेस के बाद जो कंडीशंस हैं या स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट को हमने डिस्कस किया। अब बेटे हम स्टेट फंक्शन को डिस्कस करेंगे। स्टेट फंक्शन क्या है? स्टेट फंक्शन के लिए मैं एक डेफिनेशन लिखने से पहले आप डेफिनेशन को आसान करने के लिए डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं जी कि मैक्रो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, तो मैं भी यहाँ पे लिख दूंगा कि मैक्रो प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम नहीं लिखना, बॉडी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैक्रो प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टीज़ जिन्हें आप इजीली जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, दैट कुड बी टेम्परेचर, वॉल्यूम भी हो सकता है, इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, ये जो मैक्रो प्रॉपर्टी है इसकी कुछ जो है वो डेफिनेट इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हैव डेफिनेट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट या कंडीशन। जिस तरह ये इनिशियल वैल्यूज़ थी सारी और ये जो थी वो फाइनल वैल्यूज़ थी, और ये जो वैल्यूज़ चेंज होती हैं इनमें जो चेंज आता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि चेंज इन स्टेट इंडिपेंडेंट ऑन पाथ अडॉप्ट, कि ये जो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स थी इनमें जो चेंज आया ये किस तरीके से आया, किस पाथ से आया, चेंज इन जो पाथ पे जो है वो डिपेंड नहीं करता। ये बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास कोई एक हिल है, एक कोई पहाड़ी है। अब एक स्टूडेंट ने या एक पर्सन ने इस हिल तक जाना है, तो वो क्या करेगा? पहला रास्ता तो ये है कि वो यहाँ से आए, यहाँ से जहाँ तक जाता हुआ इस कंडीशन पे आ जाए, ये पाथ ए है। सेकंड पाथ ये है कि वो यहाँ से चले और डायरेक्ट यहाँ तक भी आ जाए। अब स्टूडेंट जौन सा मर्जी पाथ ले, लेकिन जो ये जो हिल है इसकी हाइट सेम रहेगी। तो इसका मतलब हाइट फिर यहाँ पे क्या है? स्टेट फंक्शन है। स्टूडेंट चाहे इस पाथ से आए, चाहे इस पाथ से आए, चाहे ये पाथ अडॉप्ट करे, ये पाथ अडॉप्ट करे, जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो ये क्या है? स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो यहाँ से बेटे अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें स्टेट फंक्शन को तो बड़ा इजीली आप इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो कहते हैं जी कि स्टेट फंक्शन क्या है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम have some definite initial and final state and independent on path adopt to bring the change. ये बेटे आपके पास क्या कहलाता है, स्टेट फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फ्लास्क जिसमें कोई आपके पास केमिकल मौजूद है। अब इस केमिकल का जो वॉल्यूम है आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर आप इस फ्लास्क को हीट करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। या अगर आप प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो तब भी वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, दो तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, हीट देने से या प्रेशर रिड्यूस करने से। तो इट मीन्स कि वॉल्यूम में जो चेंज आता है ये डेफिनेट है और किस पाथ से ये चेंज आया ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, स्टेट फंक्शन है। बेटे स्टेट फंक्शन को आप कैपिटल लेटर से लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि रिटन बाय कैपिटल लेटर। आप इसे कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? वो कहते हैं जी कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है और इंथाल्पी है। ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेट फंक्शन है। मैंने इस तरह याद रखा था कि PTV, HE या EH। तो ये बेटे कुछ स्टेट फंक्शन से रिलेटेड जो थी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। आपने इसे घर से ज़रूर पढ़ना है, अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइएगा, यूनिक नोट्स बेटे ज़रूर देखिएगा। आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs मिलेंगे। इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।